अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 आईजीसीएसई का पेपर है, मई जून 2025। इसमें ग्रेड थ्रेशोल्ड था 29। अच्छा, मैं ग्रेड थ्रेशोल्ड बेसिकली इसलिए बता रहा होता हूँ कि सम टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर बाय योर सेल्फ एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड ग्रेड, तो आप बड़ी टेंशन में आ जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स ओके, फाइन, सम टाइम द मिस्टेक्स आर ओके, लेकिन इंशाल्लाह वो विल ट्राई माई बेस्ट कि जी हम लोग 100% स्कोर लें। इसमें ये 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन थे बाय द वे। चले हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि एन आइस क्यूब मेल्ट। अच्छा, आपको पता है ना हमारे पास मेल्टिंग में क्या हो रहा है, दे एवेपोरेट। दिस इज रॉन्ग। मेल्टिंग में एवेपोरेशन नहीं हो रही, दे डिजॉल्व। अब डिजॉल्व जो है, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दे गेन एनर्जी। आपको पता है ना मेल्टिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में दे गेन एनर्जी और वो आपके पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। दे लूज एनर्जी इज आल्सो रॉन्ग आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। दो तीन चीजें मैं यहां पे आपको बताऊंगा, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहले आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सैंपल ऑफ लिक्विड एक्स इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले पहला पॉइंट, वी आर हीटिंग अ लिक्विड। आपके पास इनिशियली लिक्विड है और हम उसे बॉइलिंग पॉइंट से अबव हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्स इज कोल्ड, आपके पास इट कंडेंस देन इट फ्रीज। दो चीजें हैं। अब वो वेपर्स थे, वेपर्स को आपने कूल किया, पहले वो कंडेंस हुए आपके पास, फिर वो फ्रीज हुए। रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास जब कभी भी किसी भी हम उसकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स। वेपर उसकी क्या नाम है, कंडेंसेशन की हम बात कर रहे थे, तो वेपर्स आर चेंजिंग इनटू लिक्विड, द टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन सेम। सेम इज द केस, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज आल्सो सेम एज वेल। अगर हम इस पहले ग्राफ को देखें, यहाँ पे लेट से लिक्विड आपके पास यहाँ पे इस टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, ये आपके पास वेपर स्टेट है। अब जब ये वापस आया, एग्जैक्टली एट द सेम लेवल इसे कंडेंस होना चाहिए था, while over here condensation is not occurring। इस केस में आपने यहां पे लिक्विड को ये बॉयल किया, बॉयल करने के बाद व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू वेपर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास डिक्रीज हो गया, सो ड्यू टू दिस रीजन दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। यहां पे अगर हम आए तो हमें पता है जी कि ये लिक्विड आपके पास क्या हुआ जी, यहां पे आपके पास बॉयल हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दोबारा से कंडेंस हुआ, सेम टेम्परेचर, एक्सीलेंट। लेकिन फिर टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज होना चाहिए था, जबकि यहां पे एग्जामिनर इंक्रीज कह रहा है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। यहां पे देखिएगा, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर्स, सेम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन हुई, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग। फिर फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज, इस टेम्परेचर से भी लो है, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये आ गई। इन रियलिटी इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर जो है हमें हीटिंग एज वेल एज कूलिंग कर्व दोनों साइमल्टेनियसली दे रहा है। ऑल्दो हीटिंग कर्व पूरा नहीं है हमारे पास, बट बोथ आर साइमल्टेनियसली, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल में एंड में पीरियोडिक टेबल गिवन होता है जी, वहां से आपने चेक करना है जिंक एटम, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 30। अच्छा, चूंकि एग्जामिनर एटम की बात कर रहा है, आपको पता है एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई द ओवरऑल चार्ज इज 0। यहां पे देखें इसका 35, दिस इज रॉन्ग। यहां पे देखें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, दीज आर आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, ए इज द ऑप्शन। अब देखिए, मैंने यहां पे कोई पीरियोडिक टेबल चेक नहीं किया, ऑब्वियसली यू मस्ट चेक दैट। आपने मेन जो चीज देखनी है वो देखनी है कि इसका प्रोटॉन नंबर कितना है जी। नेक्स्ट, ये भी हमें पीरियोडिक टेबल चेक करना पड़ेगा। हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 18, मीन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्गन, तो इसका प्रोटॉन नंबर ही 18 होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। Al3 पॉजिटिव। अब देखें, Al इट्स प्रोटॉन नंबर इज 3, charge is 3 positive, mean it is losing 3 electron. When it will lose 3 electron, it will contain 10 electron. This is wrong. Sodium, its proton number is 11, charge is +1, it is losing 1 electron, ye be wrong. Cl, proton number 17 minus gaining 1 electron, this is correct. तो आपके पास 1 and 4 are the correct option.
यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, किसी भी टॉपिक में कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री एंड लेट मी नो. द मोर यू विल बी कनेक्टेड, द मोर यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम मी इंशाअल्लाह ताला जी. अब यहां पे हम आ जाते हैं. ए सैंपल ऑफ एलिमेंट क्यू हैज द टू आइसोटोप. अब आपको पता है ना, जब भी हमें एग्जामिनर परसेंटेज अबेंडेंस दे, बास क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें रिलेटिव अबेंडेंस भी देता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द relative atomic mass. And how we can calculate? We can write the formula: relative atomic mass is equal to mass of isotope 1, which is 238, multiplied by its percentage abundance, plus आपके पास mass of isotope 2, which is 244, multiplied by its percentage abundance divided by 100. याद रखिएगा, हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं जहां पे एग्जामिनर हमें रिलेटिव अबेंडेंस देता है, मीन रेशियो देता है. लेट्स से अगर वो हमें रेशियो देता है 3:2, तो आप पहले आइसोटोप को 3 से मल्टीप्लाई करते, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करते, और इन रेशियोज को ऐड करते, 3 + 2, तो आप 5 डिवाइड करते. तो ये छोटी छोटी चीजें आपने लाजमी याद रखनी है. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एग्जामिनर ने हमें कहा हुआ है कि आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए. अगर आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करो तो 240.04 समथिंग आ जाएगा. ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टेटमेंट अबाउट सिलिकॉन 4 ऑक्साइड. आपको पता है ना, ये जो 4 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन. इसका ये स्ट्रक्चर होता है 1 सिलिकॉन, ये एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड एंड फोर्थ, और एक ऑक्सीजन आगे फर्दर 2 सिलिकॉन. ये अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, इन दिस स्ट्रक्चर आई मेड 2 सिलिकॉन, 7 ऑक्सीजन, बट स्टिल द फार्मूला इज SiO2. अगर आपको पता है लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले नंबर पे, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट्स ए मैक्रो मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट हैज जाइंट स्ट्रक्चर. यस, जाइंट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिसकी कोई एंडिंग ना हो. इट्स ए कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर. फर्दर ओवर हियर इज सिलिकॉन एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, एंड यू कैन कंटिन्यू दिस स्ट्रक्चर एज वेल. Each silicon atom is bonded with 4 oxygen. Yes, ये हमारे पास क्या आ गई? Right option आ गई, B is the right. It's a simple covalent, wrong, and it is similar structure to that of graphite is also wrong. वैसे आपको पता है ना ये किसकी तरह सिमिलर है? डायमंड की तरह. गुड, शाबाश. नेक्स्ट हमें एग्जामिनर बता रहे हैं कि हमारे पास 65 ग्राम ऑफ जिंक, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 97 ग्राम. अच्छा, सबसे पहले ना आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें. आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होती है कि जिंक सॉलिड 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फर, इट इज चेंजिंग इनटू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड. अच्छा, यहां पे जो एग्जामिनर हमें 65 ग्राम दे रहा है, इट मीन 1 मोल. हमने कैसे फाइंड किया ये 1 मोल है? हमारे पास मोल का फार्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास ओवर एआर. जिंक का मास भी 65 है, एआर भी 65 है. आंसर सल्फर के कितने मोल हैं? यहां पे सल्फर का मास आपके पास 32. बाय द वे, एआर ऑफ सल्फर इज आल्सो 32. ये भी हमारे पास 1 मोल आ गया. अब जहर है, जिंक सल्फाइड का भी हमारे पास 1 मोल बन रहा है. 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड इज 97 ग्राम. ये इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वो कह रहा है 65 ग्राम ऑफ जिंक, यानी अगेन वी आर यूजिंग 1 मोल ऑफ जिंक. अब वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 40 ग्राम ऑफ सल्फर. अब देखिए 1 मोल ऑफ जिंक, इफ यू लुक एट दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ सल्फर. इन अदर वर्ड्स 65 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ सल्फर. ये जो 40 ग्राम सल्फर है, 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज इन एक्सेस. एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल. चूंकि मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक अनचेंज है. पहले केस में कोई भी नहीं था, दोनों इक्वली यूज हो रहे थे. सेकंड केस में सल्फर एक्सेस में है. 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज इन एक्सेस, क्योंकि हमें एक्चुअली 32 ग्राम चाहिए, 40 ग्राम है. तो चूंकि एक्सेस ऑफ सल्फर, ओनली सल्फर कैन नॉट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट बनते हैं. तो सम ऑफ जिंक सल्फाइड इज एवेपोरेट. दिस इज रॉन्ग. The rate of reaction is slow. Wrong. The reaction stop before it's complete is wrong. The zinc is a limiting reactant. Yes. आपके पास जिंक क्या है बेटा? जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एल्यूमिनियम 3, आपके पास एल्यूमिनियम सॉलिड रिएक्ट विद आयरन 3 ऑक्साइड। अब याद रखिएगा आयरन 3 ऑक्साइड से मुराद है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब आपको पता है ना, अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीजन -2 है, तो अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज Fe2O3। पहले नंबर पे तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला रॉन्ग है, ये वाला फार्मूला रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन आ गए। अब अगर आप सी ऑप्शन को देखें, यहां पे आयरन 2 है, यहां पे आयरन 1 है, यहां पे एल्यूमिनियम 2 है, यहां पे 1 है। दिस इक्वेशन इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम कहेंगे कि दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दिस। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इस केस में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। When you are writing the proper formula of compound, after that, अब आपने देखा कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिनर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कंसेंट्रेशन हमारे पास किस चीज में गिवन है? मोल पर डीएम क्यूब। हमें एग्जामिनर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अब आप सबको पता है कि जब भी हम ये फार्मूला लिखते हैं तो हमें पता है कि mass is equal to mole multiplied by mr. So first of all we need to know the mole as well. मोल हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि अगर कंसेंट्रेशन गिवन हो तो मोल इज इक्वल टू CV। बट रिमेंबर दिस थिंग, वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब। यहां पे वॉल्यूम आपके पास 500 cm³ है। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यू विल यूज डिवाइडेड बाय 1000, it is 0.5 dm³। concentration is 0.50, वॉल्यूम इज 0.50, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गया 0.25 मोल। ये किसके मोल है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के। इसका MR कितना है? सोडियम का AR होता है 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। इन सबको आप ऐड करोगे, योर आंसर इज 40। अब हम यहां पे कहते हो कि आपके पास मोल इज 0.25, MR इज 40, योर आंसर विल बी 10 ग्राम। ये आपके पास ए इज द आंसर। आपको फिर भी कहीं पे किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री एंड लेट मी नो। आपने लाजमी बताना है। नेक्स्ट वो कह रहा है मोल्टन जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब पहले नंबर पे मोल्टन है। When your electrolyte is molten, there is no hydrogen ion, no hydroxide ion, क्योंकि वाटर है ही नहीं हमारे पास ही, क्योंकि मोल्टन है। सो योर salt basically electrolyte contain zinc ion liquid, oxide ion liquid। अब आप सबको पता है ना, हमारे पास हम कहते हैं एनोड, एनाइन को अट्रैक्ट करता है। और आप लोगों को यह बात मैंने पहले भी बताई है, आप हमेशा नानो को याद रखें। क्या मतलब होता है नानो? एन से मुराद है नेगेटिव आयन, एन से मुराद होता है मूव टूवर्ड एनोड, इस ओ से मुराद होता है ऑक्सीडेशन अकर। नेगेटिव आयन ऑलवेज मूव टूवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर। तो इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव आयन है? ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, इट विल चेंज इनटू ऑक्सीजन। तो ए एंड बी आर रॉन्ग। और आपके पास जो कैटाइन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेड कैट, यानी रिडक्शन। रेड से वैसे रेड कैट नहीं होती, आई लव कैट्स, मेरे पास घर में काफी बिल्लियां, वैसे डॉग भी है, जर्मन शेफर्ड है। तो कैटाइन ये हमारे पास है कैथोड। तो रेड कैट जो है हमारे पास, ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड। तो कौन रिड्यूस होगा? जिंक आयन। हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास। व्हाई देयर इज नो हाइड्रोजन? बिकॉज वी आर यूजिंग मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है ना, सोडियम क्लोराइड को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो आपके पास सोडियम आयन एक्वस, क्लोराइड आयन, चूंकि एक्वस सोल्यूशन है, इट मस्ट कंटेन हाइड्रोजन आयन एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस।
एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे भी मैंने आपको बताया रेड कैट रिडक्शन, कौन रिड्यूस होता है, लेस रिएक्टिव आयन रिड्यूस्ड एट कैथोड, लेस रिएक्टिव आयंस रिड्यूस, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। आपको पता है ना सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, आप इसे अगर पानी में डालें इट कैचेस द फायर एज वेल, ये वैसे आपको पता भी होगा, इक्वेशन भी आती है। तो हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस, दे चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस, ये वाली इक्वेशन गलत, और ये तो हमारे पास कैथोड भी हो ही नहीं सकते जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपके पास पावर व्हीकल, विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज करेक्ट आपके पास। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप पेपर कर रहे होते हो समटाइम ऐसा होता है कि पेपर की एक स्ट्रेस लेवल होता है, आपने कंट्रोल करना है, ठीक, डीप ब्रेथ एंड देन रिलैक्स, और फिर बिल्कुल आराम से करें, कोई ऐसी हरी वाली बात नहीं है। यू कैन इजीली गेट 33 34, और एक ग्रेड 27 28 पे आ रहा होता है इंशाल्लाह, यू विल गेट द ए स्टार। द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन यहां पे देखिएगा, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे आप शायद इसे करेक्ट कर जाएं। ओनली केमिकल रिएक्शन आर वाटर एंड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन कहां से आ गई, कार्बन है ही नहीं हमारे पास। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस। हाइड्रोजन यूज्ड, ऑक्सीजन आपके फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करता। वैसे पता है ना आपको फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं, आपके पास कोल है, ये पेट्रोलियम आपके पास है, नेचुरल गैस है, ऑल दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। Next आपके पास the reaction pathway for the diagram is given over here, which rows is used to identify the reaction and how the temperature of surrounding change with the reaction। अच्छा पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है या ज्यादा है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक मिनट इधर पेपर डिस्कशन पे आ जाता हूं। फार्मूले हमारे पास दो होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक ये फार्मूला होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है योर आंसर विल बी पॉजिटिव। दूसरा फार्मूला ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, किसके हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, रिएक्टेंट के, माइनस एनर्जी गिवन आउट, किस चीज के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बाज़ वक़्त बच्चे इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, याद रखिएगा ये एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज लेवल ऑफ द रिएक्टेंट। अब आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ग्रेटर है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी आपके पास पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। तो हम यहां पे आते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है, रिएक्शन एंडो होगा, एक्सो वालों को हमने वो कर दिया। एंडो सराउंडिंग से हीट को गेन कर रही होती हैं, व्हेन दे आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये चीज। अच्छा कभी आपको भूल जाए, लेट्स से पेपर में मैं आपको एक आसान सी चीज बताता हूं, मेल्टिंग जो है इट रिक्वायर्ड द एनर्जी, आप पानी में आइस क्यूब को डाल दें, जब ये मेल्ट होती हैं तो ये सराउंडिंग के वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रही होती हैं, ये वैसी एक एग्जांपल है, याद रह जाएगी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज दिस, आपके पास क्वेश्चन को और से पढ़िएगा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल, एटम्स। अब देखिएगा बेटा, ये मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं, कार्बन एटम प्लस आपके पास हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन में एटम लिखा हुआ है, इट इज चेंजिंग इनटू CH4 गैसेस। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग, ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन। कितने बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4, और एक बॉन्ड के लिए एग्जामिनर कह रहा है एनर्जी 413 है, तो 413 मल्टीप्लाई बाय 4 1652, लेकिन चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, हीट विल बी गिवन आउट
गिवन आउट मीन एक्सो और साइन विल बी नेगेटिव। तो ये आपके पास ए इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट टू ए केमिकल रिएक्शन। आपको पता है ना, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ। अच्छा, वो पहला पाथ भी रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आप किसी बिल्डिंग में गए, वहां पे लिफ्ट लगी हुई है, स्टेयर से भी आप जा सकते हो, लिफ्ट से भी जा सकते हो। लिफ्ट कैटलिस्ट वाला वे है, बट इट नेवर मीन कि स्टेयर्स आर नो लॉन्गर देयर, स्टेयर्स आर स्टिल ओवर देयर। तो ये चीज आपने लाजमी लाजमी जहन में रखनी है। तो कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कैटलिस्ट का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो आपके पास द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग। आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच रिमेन अनचेंज, यस। क्यों? ये देखें, लेट से मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूं। जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो ये यूं हो जाएगा, आपके पास ये जो डेल्टा एच है ये अनचेंज रहेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज, कैटलिस्ट तो नहीं होती आपके पास। काइनेट, अच्छा, पार्टिकल की एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है, इसका आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास यूज टू मैन्युफैक्चर द सल्फ्यूरिक एसिड इन द कंटेक्ट प्रोसेस। क्या होती है कंडीशन? आपको पता है ना, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, हमें वनेडियम 5 ऑक्साइड, इसे वनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं, कैटलिस्ट के लिए यूज होता है। आयरन हेबर प्रोसेस में यूज होता है। मिक्सअप आपने नहीं करना, पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे प्रेशर हमें लो चाहिए, टेम्परेचर हमें हाई चाहिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। आपके पास अंडरलाइन सब्सटेंस एक्ट एज व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब व्हेन एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन इट इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट हैं, दूसरे के लिए ये काम कर रहे हैं। जिस तरह ट्रैवल एजेंट होता है, वो आपको भेज रहा है, खुद नहीं जा रहा होता जी। ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ऑक्सीडेशन मीन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। अगर आप यहां पे देखें, यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अनकंबाइंड एलिमेंट 0, दिस इज रॉन्ग। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे आयरन +2, आयरन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिकली कॉपर आयन को रिड्यूस कर रहा है। यहां पे आयरन 2 आयरन 3 में खुद ऑक्सीडाइज हुआ। मैंगनीज, इफ यू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज +7, ओवर हियर इज +2। मैंगनीज को ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे भी आयरन +2 है। दिस इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन। तो 2 and 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब भी है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपके पास फार्मर इनकरेक्टली एडेड 2 सैंपल टू द आपके पास एट द सेम टाइम, दे रिएक्ट, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे गौर से देखिएगा, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास मॉइस्ट डैम्प लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? यस, गुड, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे पास अमोनियम साल्ट, ये देखिएगा, ये आपके पास कोई भी अमोनियम साल्ट, ऑल अमोनियम कंपाउंड आर वाटर सॉल्युबल, रिएक्ट विद बेस आपके पास, और ये हमारे पास किस में चेंज हो जाती है? अमोनिया गैस प्लस वाटर में। इसका मतलब यह हुआ कि फार्मर ने जो 2 चीजें ऐड की, वन ऑफ देम वाज अमोनियम साल्ट, सेकेंड थिंग वाज बेस आर बेसिक इन नेचर। हो सकता है कोई मेटालिक ऑक्साइड उसने यूज किया हो, विच डिजॉल्व इन द वाटर चेंज इनटू मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो हम यहां पे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बेसिक ऑक्साइड एंड पोटाशियम गलत, बेसिक ऑक्साइड एंड अमोनियम साल्ट यस। तो ये हमारे पास आ गया जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच शो आपके पास डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड,
स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है जी। And on other hand, ethanoic acid is a weak acid. Weak acid partially dissociate होता है. This is weak acid, this will partially dissociate. अब सिचुएशन क्या है, आपके पास ये पार्शियल डिसोसिएशन का है, इसे आप एलिमिनेट कर दें. अब ऑप्शन सी में इथेनोइक एसिड इसने वो कर दिया. अच्छा, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं. अगर एसिड में कार्बन है या फास्फोरस है, दे आर वीक एसिड. कार्बन और फास्फोरस. सो ड्यू टू दिस रीजन हमारे पास ऑप्शन आ गई ए, इथन. आपके पास HCl कंप्लीटली डिसोसिएट, इथेनोइक एसिड पार्शियली डिसोसिएट. 3 ऑक्साइड्स ऑल आर एसिडिक. तो पता है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आर एसिडिक. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड. इसी तरीके से मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट जिंक, लेड, एल्यूमिनियम. जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो आपके पास नॉन मेटालिक होने चाहिए. यहां पे कैल्शियम मेटल, सोडियम मेटल, ऑल दीज 3 आर रॉन्ग. देखिए, हमने बड़ा शॉर्टकट तरीका, बड़ा मेन कंसेप्ट यहां पे यूज किया. ये आपके पास आंसर आ गया. द टेबल शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस. अच्छा, ये ट्रेंड क्वेश्चन है. आपने कोई परेशानी हो ना कि सर ये चीज हमें रट्टा लगानी है कि नहीं लगानी, नो, नॉट एट ऑल. ट्रेंड एग्जामिनर आपको दे रहा है. यू लुक एट द ट्रेंड, द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग. बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. ये जो क्रिप्टॉन है, इसकी डेंसिटी इन दो नंबर्स के दरमियान होनी चाहिए, 1.8 एंड 5.9. अब आपके पास ऑप्शन ए एंड दीज टू आर रॉन्ग. अब 2.4 एंड 3.8 आर इन बिटवीन. अब जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है, इट मस्ट बी बिटवीन दीज टू नंबर. बेसिकली आपके पास, आपको पता है ना, नेगेटिव साइन है. जब न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्चुअली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है. ये स्मॉलेस्ट नंबर है एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर. अब आपके पास यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास -195 इज रॉन्ग, -195 इज ओवर हियर. तो ड्यू टू दिस रीजन बी इज आल्सो रॉन्ग. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? योर करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sodium is group 1 metal. Which physical property of the sodium? Non-conductor. Wrong. It's a metal. Metals are always good conductor. High melting point. Wrong. Group 1 की metal जो होती हैं, इनका metallic bond weak होता है. Even group 2 की metal भी होती हैं. Reason क्या होती है? Reason is very simple. Group 1 और group 2 की जो metals होती हैं, उनके valence shell में delocalized electron 1 या 2 होती हैं. Transition metal का high होता है. हाई डेंसिटी, दिस इज आल्सो रॉन्ग. इनकी डेंसिटी लो होती है, दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन द वाटर. दे आर मेलिएबल. सारी मेटल्स मेलिएबल होती हैं. नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहा है टिंसीनियम आपके पास इन मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट बिलो द एस्टेटीन ऑफ ग्रुप इन ग्रुप 7. अब एक चीज याद रखिएगा, नॉन मेटल जैसे अभी हमने नोबल गैसेस का है, वहां पे डाउन द ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है. लेट्स से मैं यहां पे आपके सामने लिखूं, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोड आपके पास सॉलिड, एस्टेटीन इज सॉलिड. अब जो इससे नीचे होगा दैट विल बी सॉलिड. ये दोनों गैस, लिक्विड, सॉलिड, और अगर इससे भी नीचे है तो इट मस्ट बी सॉलिड. अच्छा, इसमें मैं बाकी ऑप्शन भी देख लेता हूं. पहले नंबर पे डाई एटॉमिक ठीक है, बट गैस इज रॉन्ग, लिक्विड इज रॉन्ग, मोनो एटॉमिक इज आल्सो रॉन्ग. आपको पता है ना, डाई का मतलब होता है 2. डाई एटॉमिक मीन 2 एटम पर मॉलिक्यूल. बट डाई और बाई में डिफरेंस क्या है? बाई कहते हैं 2 डिफरेंट, डाई मीन 2 सेम. जैसे Cl एंड Cl, दैट इज डाई एटॉमिक. सोडियम क्लोराइड इज बाइनरी कंपाउंड. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. वेन क्लोरीन इज बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. अब गौर से देखिएगा जी, क्वेश्चन आप पढ़ लें, एक मरतबा दोबारा से रीड कर लें. वेन क्लोरीन इज बबल थ्रू एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर
विच डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे आपके सामने क्वेश्चन पहले नंबर पे लिख रहा हूं। आपके पास है क्लोरीन बबल, इसका मतलब है कि क्लोरीन गैशियस हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड एक्वस है। इट इज चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस Br2। वैसे ब्रोमीन भी वाटर में डिजॉल्व हो सकती है, यू कैन राइट एक्वस एज वेल। इस क्वेश्चन के दो पोर्शन है। पोर्शन नंबर 1, विच एलिमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कौन डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोरीन। This chlorine is reacting over here, it is causing displacement। तो जहां पे क्लोराइड आइन लिखा हुआ है, क्लोराइड आइन, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया, डन हो गया। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चे ये समझते हैं ब्रोमाइड। याद रखिएगा, विच एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड मीन फॉर्म, which halogen is formed displaced। This is the most important thing। कौन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और कौन डिस्प्लेस्ड हो गया, मीन विच वन इज फॉर्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कौन बना? ब्रोमीन आपके पास। सो आपके पास क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, बी इज द आंसर। याद रखिएगा, विच एलिमेंट इज काजिंग डिस्प्लेसमेंट एंड विच एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हमारे पास। देखो ना, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मैं दोबारा से बता देता हूं, और ये आफ्टर रिएक्शन डिस्प्लेस्ड हुआ, ये बना आपके पास। मैं यूं बताता हूं कि आप एक रूम में जाती हैं, सारी चेयर्स फिल्ड हैं, मैं बाहर खड़ा हूं, मैं ये देखता हूं कि अंदर कौन सा स्टूडेंट जा रहा है। लेट्स से मैं कहता हूं कि अंदर जो है अली जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। थोड़ी देर के बाद वहां पे बाहर मैं देखता हूं, अब रूम से बाहर कौन निकल रहा है, तो हैदर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है अली ने हैदर को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह पे आ गया। ये मैं से एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। आप अपने बहन भाइयों के नाम लगा लीजिएगा, ठीक है जी। बहन भाई तो आपस में बहुत लड़ते हैं वैसे, ठीक है। आप लोग लड़ती हैं कि नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, वो ना करें, ये तो प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन अम्मी कहती है मत लड़ो। एनीहाउ, यहां पे हम कहते हैं ब्रॉस इज एन अलाइ। ब्रॉस किस चीज का आपके पास होता है? कॉपर एंड जिंक। विच स्टेटमेंट अबाउट द ब्रॉस or the copper is correct? Brass does not conduct electricity because it's compound. This is wrong। ये जो alloys होती हैं, these are not the compound, they are not the chemically bonded। Copper and zinc are not making the chemical bond with each other। Copper conduct electricity because, यहां पे और से देखेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, read the question carefully। What is the question? आपके पास यहां पे लिखा हुआ है कॉपर एटम। कॉपर एटम नहीं होते, आयंस होते, और कॉपर आयन भी मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ब्रास इज हार्डर देन द कॉपर बिकॉज इट कैन नॉट इजिली। आपको पता ना, ये जितनी भी अलाइज होती हैं, डिफरेंट मेटल आयन होते हैं, इनका रेडियाई डिफरेंट होता है। व्हेन द रेडियाई आर डिफरेंट, दे कैन नॉट इजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। दैट इज द मेजर रीजन कॉपर इज स्ट्रॉन्गर इज आल्सो रॉन्ग। 26 आपके पास आयनिक इक्वेशन है बिटवीन द रिएक्शंस। हम यहां पे देखते हैं, कॉपर रिएक्टिंग विद आपके पास सिल्वर आयन, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट कि हमारे पास कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। मैग्नीशियम डिस्प्लेस जिंक, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि हमारे पास मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब देखिए हमारे पास सीक्वेंस बन गया, यानी इन तीनों को मैं देखूं तो आई कैन क्लियरली से दैट के मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। अब यहां पे देखें, टिन इज मोर रिएक्टिव देन दिस। इन दोनों में हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? देखो मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर मैं इनको सिर्फ ओनली इन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखूं, आई कैन इजिली राइट के मैग्नीशियम इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये देखिए ये वाली चीज, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये यहां से इंफॉर्मेशन मिली। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टिन, आपके पास Sn ओवर हियर, if you look at this, Sn is more reactive than the copper. Zinc is also more reactive than the copper as well. अब हमें नहीं पता कि टिन और जिंक में कौन रिएक्टिव है, so we need one extra reaction which further information is used. We need further information about the reactivity of tin and zinc so that we can easily displace कि इन दोनों में से कहां पे किसको डिस्प्लेस करना है, क्योंकि ये भी कॉपर से रिएक्टिव है, टिन भी कॉपर से रिएक्टिव है। इन दोनों को हम कैसे आपस में रिप्लेस करेंगे, तो वी नीड दिस इंफॉर्मेशन। जिंक रिएक्ट विथ टिन, कॉपर डज नॉट रिएक्ट, इससे तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, वी डोंट नीड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद, वो भी हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अंडरस्टूड है। और मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जिंक कॉपर से, कॉपर अगर सिल्वर से, तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है ये रिएक्शन होंगे। वी नीड ओनली दिस इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जिंक इज यूज्ड एज गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट। अच्छा, ये एक यूनिक चीज है, गौर से सुनिएगा। होता क्या है, हमारे पास जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। लेट्स से ये आपके पास आयरन है, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी अगर लेयर आ जाए किसी भी चीज की, उसे हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, यानी वो एयर को, बाकी चीजों को यहां पे नहीं आने दे रही, दैट इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन। और अगर मैं यहां पे, मेरे पास भी है नहीं, कोई रिएक्टिव मेटल इसके साथ रख दो, तो उस सिचुएशन में दिस मेटल विल ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ द आयरन, दैट इज नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव, so it is acting as a sacrificial, but in galvanization, due to electroplating, it is covering the complete, it is barrier protection as well. अगर आप इसे स्क्रैच करें तो आयरन रस्ट नहीं होगा, ये आपको लाजमी डिटेल पता होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड, यस। इफ जिंक इज स्क्रैच्ड, आयरन विल रस्ट मोर क्विकली इज रॉन्ग, बिकॉज जिंक विल रिएक्ट, आपके पास जिंक विल ऑक्सीडाइज, दैट्स व्हाई गैल्वेनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सैक्रिफिशियल, यस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, so it accept electron. No, more reactive metal mean it lose electron easily. Zinc will lose electron. तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन आ गई? 1 and 3, B is the answer. Which equation represent the reaction occur in the blast furnace during extraction of iron? तो कैल्शियम, इसका रिएक्शन ही नहीं होता हमारे पास, कैल्शियम अगेन रिएक्ट नहीं करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन नहीं होती, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको पता है ना, कार्बन, एयर आ रही है यहां से नीचे से, ऊपर से कार्बन है, रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ऊपर जाती है, ऊपर से दोबारा कार्बन आ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन। सो दिस इज, इसके सारे रिएक्शन पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और बाकी रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। Next, water is added to separate sample of copper 2 sulfate and anhydrous cobalt 2 chloride. ये टेस्ट ऑफ वाटर आपके पास है। copper 2 sulfate, anhydrous जो होता है वो white होता है, hydrated blue होता है, तो ये आपके पास anhydrous copper 2 sulfate कहां से कहां पे होगा, white to blue होगा जी। ये blue to white वाली दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी। एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड ब्लू होता है जब ये हाइड्रेटेड होता है, COCl2 2H2, इट टर्न पिंक आपके पास, तो ये हमारे पास आ गया सी इज आंसर। ये टेस्ट ऑफ वाटर आप लोगों ने किया होगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। द गैसेस विच कॉज द एसिड रेन, आपके पास यहां पे जी, from the car engine, these gases are removed by the catalytic converter equation to represent the removal of this। पहले नंबर पे ये रिएक्शन ही नहीं होता, हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन, और अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंबस्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, ये वाला हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा यहां पे ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता था, दोनों ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता और ये भी हमारे पास नहीं होता।
विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट? चलें जी, यहां पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी, यस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, इट एब्जॉर्ब दिस। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द थर्मल एनर्जी टू लास्ट इनटू द स्पेस, रॉन्ग। अभी मैंने आपको कहा इट काज द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वाली अगर स्पेस में ही भेज देंगे तो ये हमारे पास कैसे वो करेगी, दिस इज रॉन्ग। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू बर्निंग द फॉसिल फ्यूल, यस। आपको मैंने बताया ना, फॉसिल फ्यूल कोल है, आपके पास पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑल कंटेन द कार्बन। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली गैस, दिस इज रॉन्ग, CH4 अनकम्बस्ट हाइड्रो, बेसिकली ये सब के सब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं, तो ये हमारे पास 1 and 3 आर करेक्ट, बी इज द आंसर। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन 2-ol? अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, टू इंफॉर्मेशन है यहां पे, देखिएगा ब्यूट, ब्यूट मीन हमारे पास 4 कार्बन एटम, ब्यूट 4, ओल अल्कोहल OH, 2 mean at second position, OH at second position। तो आपके पास नंबर 1 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 3 and 3 these are wrong। अब इस केस में अगर आप यहां पे देखते हो तो वी ऑलवेज स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे OH है, दिस इज रॉन्ग। यहां पे 1 2 3 and 4 2 पोजीशन पे है, दिस इज राइट। अच्छा, टर्मिनल कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड और कोवलेंटली बॉन्डेड विद 1 कार्बन एटम ओनली, जो एंड पे नॉर्मली हम कहते हैं ये टर्मिनल है। और वो टर्मिनल विच इज क्लोजर टू द ब्रांच, क्लोजर टू द आपके पास फंक्शनल ग्रुप, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये खैर अभी टाइम नहीं है इनको रिवाइज करने का, कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो, आई कैन मेक द वीडियो फॉर यू। अब एग्जामिनर कह रहा है मीथानोल रिएक्ट विद इथानोइक एसिड, बहुत आसान सी चीज है, ये आपके पास है इथानोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास है मीथानोल। मिथ कहते हैं 1 को, मीथानोल मीन 1 का। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हमेशा OH, अल्कोहल से हम H रिमूव करते हैं, और ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ओवर हियर इज CH3। पता है इसका नाम क्या होगा? जो अल्कोहल वाला एरिया होता है उसे हम अल्काइल कहते हैं, वी विल यूज द टर्म मिथाइल। जो एसिडिक एरिया है उसे अल्कानुएट कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथानुएट, मिथाइल इथानुएट। अल्काइल अल्कानुएट, अल्काइल मीन कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल, अल्कानुएट मीन कार्बन एटम ऑफ एसिड। तो यहां पे देखिएगा ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है जी, ये भी रॉन्ग है, ये आपके पास CH3 जो अभी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल यूजेस से रिलेटेड है। आई एम श्योर आपको टीचर्स ने आपकी बताया होगा कि बेटे इसके यूजेस लाजमी याद रखें, और ये भी याद रखें कि नीचे जो आपके पास फ्रेगमेंट होती है वो हायर कार्बन एटम है, टॉप पे हम जाते जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट इन आपके पास डिक्रीज हो रहे होते हैं, आपके पास वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वोलेटाइल। तो यहां पे बिटुमेन, नेफ्था, कैरोसिन, रिफाइनरी गैस, अगर आप इनके यूजेस देखें तो कैरोसिन, ये इसका यूज हमारे पास करेक्ट है, इट इज यूज्ड एज ए जेट फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इथीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। अब आपको पता है ना, ये बेसिकली आपके पास इथीन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक मिनट, इसमें जो यूवी लाइट होती है वो हमें बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये क्लोरीन यहां पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास ये आ जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH2Cl प्लस व्हाट प्लस HCl। हाइड्रोजन गैस ये नहीं बनती आपके पास, अल्कीन ये भी नहीं बनता, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। यस, ये हमारे पास एक मेथड होता है
जो कि बेसिकली स्लो प्रोसेस है, इम्प्योर अल्कोहल बनता है हमारे पास लेकिन रिन्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं। और नेक्स्ट वो कह रहा है कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। अब ये फास्ट प्रोसेस होता है, प्योर अल्कोहल बनता है लेकिन एक्सपेंसिव हमारे पास होता है, इसमें कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं, हाई एनर्जी। अब यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट आर टू एडवांटेज ऑफ मेकिंग इथेनॉल बाय दिस और बाय फर्मेंटेशन। ये तो भी खैर मैंने डिस्कस भी कर दिया। फास्ट एंड रिन्यूएबल, इसमें रिन्यूएबल नहीं होता, फर्मेंटेशन में रिन्यूएबल। प्योर प्रोडक्ट, यस, फर्मेंटेशन में इम्प्योर होता है, यहां पे प्योर प्रोडक्ट होता है। एंड फास्टर रिएक्शन, दिस इज रिन्यूएबल। अभी मैंने आपको बताया कि रॉन्ग है, और यूजेस मोर एनर्जी इज नॉट द एडवांटेज। यहां पे आ जाते हैं। हमें एग्जामिनर अगर तो एडिशन पॉलीमर दे रहा हो तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड कार्बन के बाद बॉन्ड ब्रेक करना है। और अगर हमें एग्जामिनर कंडेंसेशन पॉलीमर दे रहा है तो आपने करना यह है, ये मैंने आपके सामने एक चीज लिखी थी, क्या कहा था मैंने आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव हो रहा होता है। जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं सी डबल बॉन्ड O के साथ जो OH बॉन्डेड होता है वो हम रिमूव करते हैं। तो आपने OH सी डबल बॉन्ड O के साथ अटैच करना है। ये बॉन्ड ब्रेक करें, यहां पे आपने OH ऐड कर दिया, यहां पे आपने OH ऐड कर दिया, इसके साथ आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो यू आर हैविंग दिस मोनोमर एज वन ऑफ देम एंड दिस वन, ये जानबूझ के मैंने कलर भी चेंज किया, दिस इज द सेकेंड वन। यानी आपके पास एक मोनोमर बना 1,2 डाई अमाइनो इथेन। आपको नाम की कोई जरूरत नहीं है, दरमियान में 2 कार्बन एटम है, एक साइड पे भी NH2 एक साइड, दूसरा ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, एक ये भी एसिडिक ग्रुप है, ये भी, और टोटल 4 कार्बन एटम। यहां पे आ जाए, इस पहली ऑप्शन में CH2 ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे 2 कार्बन एटम वाला एसिड है, दिस इज रॉन्ग। ये आपके पास CH2 आपके पास NH2 2 कार्बन एंड CH2 ये हमारे पास करेक्ट है। इसको अगर आप देखें तो यहां पे दरमियान में 4 कार्बन एटम है और यहां पे भी दरमियान में 4, दिस इज रॉन्ग। ये मैंने आपके सामने प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना लिया। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो एज वेल। क्वेश्चन नंबर 38, Which apparatus is used to measure accurately this one? अच्छा, अगर तो ये वॉल्यूम होता है 25 cm3 तो फिर तो हम पिपेट यूज कर सकते थे। ये 25 से ग्रेटर भी है और दूसरे नंबर पे पॉइंट में भी है, तो वी विल यूज द ब्यूरेट फॉर दिस। मेजरिंग सिलेंडर इन एक्यूरेट यूज करता है, पिपेट एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए यूज होता है। गैस आपके पास सिरिंज इज अगेन नॉट यूज फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लेकिन अगेन इट्स नॉट द एक्यूरेट एज वेल। A mixture containing aqueous salt and insoluble salt as filtrate आपके पास, which statement describe X and Y। जब भी आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं जो आपके पास insoluble होता है वो यहां पे रह जाता है और उसे हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो soluble होता है वो यहां पे आ जाता है एंड दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो आपके पास रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योर इथेनॉल। यहां पे एग्जामिनर हमें बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट इतना है और हमें बता रहा है जी, सॉरी ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इतना है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज -114 एंड दिस। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सैंपल ऑफ इथेनॉल विद द ग्लूकोज। Impurity always decrease the melting point and increase the boiling point. नोट कर लें, impurity always decrease melting point and increase बॉइलिंग। अब आपके पास मेल्टिंग पॉइंट -114 से कम होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव है तो नंबर ज्यादा होना चाहिए, दीज 2 ऑप्शन आर रॉन्ग। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, तो आपके पास दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन। अब बेटा आपने मुझे बताना है आपको कितने का फायदा हुआ। अगर आपको फायदा हुआ है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ए लेवल में आपकी मैं इस तरीके से हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।